हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग फिज़िक्स का जो पार्ट 3 वीडियो है वो हम लोग बनाने वाले हैं। पार्ट 2 जो था उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल लॉ, कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सब पढ़ाई किया था। ठीक है, तो आज जो है पार्ट 3, इस पे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मतलब एक चार्ज पे दूसरे बहुत सारे चार्जेस की वजह से कितना नेट फोर्स होता है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक इज फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है कि अगर कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लो बहुत सारे चार्जेस है, Q1 है, Q2 है और Q3 है। सपोज 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। तो हम लोग को किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है बाकी चार्जेस की वजह से। जैसे अगर हम लोग Q3 को रेफरेंस मान लें, Q3 का अगर हम लोग निकालें कि Q3 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो एक तो पता है कि Q2 की वजह से एक फोर्स लगेगा अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, सो Q3 जो है इस चार्ज पे Q2 की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, और Q1 की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस तरफ। तो इन दोनों का, ये दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम निकालेंगे। निकालने के बाद जो फोर्स आएगा दैट इज द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q3 ड्यू टू Q2 एंड Q1। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि एक चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको लिख के देता हूँ। जस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ये है कि फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज, ठीक है, ड्यू टू a number of other charges, ठीक है, is equal to the वेक्टर सम। ये टर्म आपको याद रखना है, वेक्टर सम, एल्जेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम। ठीक है, एल्जेब्रिक सम होता तो सीधा हम लोग फोर्सेस को ऐड कर देते। ठीक है, वेक्टर में क्या लेते हैं हम लोग? डायरेक्शन लेते हैं। फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे। इसमें आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज़ होगा। तो इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, कौन से इंडिविजुअल फोर्सेस? जो एक एक चार्ज की वजह से फोर्स लगा है उनका वेक्टर सम। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, उस चार्ज पे जिसको हम लोगों ने रेफरेंस चार्ज लिया था, ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। ठीक है, ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। ठीक है, ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके करते हैं कि कैसे होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो सपोज हम लोग एक चार्ज लेते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं Q1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं Q1, ठीक है, जिस पे हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है, किसके वजह से, और सपोज 2-3 चार्ज की वजह से। सपोज एक चार्ज है यहाँ पे Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, यहाँ पे एक चार्ज है Q4। अभी हम लोगों को ये जो चार्ज है Q1, इस चार्ज पे फोर्सेस नेट कितना होगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सपोज इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि Q1 का हम लोग निकालेंगे नेट चार्ज इन तीनों की वजह से, ठीक है। तो सपोज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है, इसको अगर रेफरेंस मान लेते हैं, तो इसके रेफरेंस में ये जो Q2 है चार्ज, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है R12, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है R12। R12 क्या बता रहा है, R12 ये बता रहा है कि ये जो Q2 है ये R12 डिस्टेंस पे है Q1 से, मतलब ये Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ R12, ठीक है। और इसको पोजीशन वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये Q2 का पोजीशन बता रहा है। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, Q1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सिमिलरली अगर Q1 और Q3 का, मतलब Q3 का जो हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाले, सपोज Q3 का पोजीशन वेक्टर हो गया R13, इसका मतलब क्या है कि Q1 से Q3 का डिस्टेंस हो गया R13, और वेक्टर साइन इसीलिए कि यूनिट ये वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, जो बता रहा है कि Q3 कहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। और Q4 का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज ये है R14, मतलब Q1 और Q4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया R14, ठीक है। अभी Q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है इन तीनों चार्ज की वजह से, वो निकालना है। अभी चारों चार्जेस जो है, जो कि हम लोगों ने क्या लिया, पॉजिटिव लिया है ना। तो फर्स्टली जो Q2 जो चार्ज है, इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, ये Q2 तो इस तरफ भागेगा रिपल्शन की वजह से, और Q1 इस तरफ। सो Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा इस चार्ज की वजह से। तो सब इसको हम लोग नाम दे देते हैं F फोर्स। किस पे लगा, 1 चार्ज पे। सो F1 कौन से चार्ज की वजह से, Q2, F1 ड्यू टू चार्ज 2, F12 नाम देते हैं इसको, ठीक है। सेकेंडली Q1 पे Q3 के वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 पे एक फोर्स इस तरफ लगेगा जो इस चार्ज की वजह से लगेगा। सपोज इसको हम लोग नाम देते हैं F कौन से चार्ज पे लगा, 1 पे, किस चार्ज की वजह से, 3 की वजह से, तो F13 इस डायरेक्शन में दे दिया आप लोगों ने, ठीक है। थर्डली Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है Q4 की वजह से रिपल्सिव होगा और इस तरफ होगा, क्योंकि Q4 तो उस तरफ भागेगा और Q1 इस तरफ। सो ये जो फोर्स है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, Q1 पे लगा है सो 1 ड्यू टू चार्ज 4, सो 1 4। सो Q1 पे टोटल कितना फोर्स लगा, 3 फोर्सेस, कौन से वाले, एक तो F12, एक F13 और एक F14। तीनों हम लोगों ने वेक्टर लिए, क्योंकि उन लोगों का वेक्टर सम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी एक चार्ज पे अगर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, उस चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस है उनका वेक्टर सम करेंगे। सो अभी अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, हम लोग Q1 का निकाल रहे हैं, Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल। नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 क्या क्या है, 3 फोर्सेस है, F12, F13, F14, बट इन तीनों का क्या सम है, वेक्टर सम, ठीक है। इन तीनों का है वेक्टर सम, मतलब इसमें हम लोग डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे, है ना। वेक्टर में हम लोग, वेक्टर सम में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ वेक्टर सम है, मतलब वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है, तो वो सब यूज़ होगा डिपेंडिंग अपॉन द
कंडीशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम किस कंडीशन पे है, कितने एंगल पे है, उस हिसाब से हम लोग वो सब पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे, है ना। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो दो फोर्स का तो उसका नेट निकालेंगे, है ना, दोनों को माइनस करके, या सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस करेंगे, जैसे हम लोग वेक्टर में करते हैं। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज F12 प्लस F13 प्लस F14, और ये तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। जो F12 होगा उसका वैल्यू क्या होगा, F12 हम लोग फोर्स चार्जेस के बीच में जब फोर्सेस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यूजिंग कोलम्स लॉ, है ना। तो अगर हम लोग F12 निकालें, अगर F12 निकालें हम लोग, F12 क्या था, ये वाला, मतलब क्या था कि Q1 पे फोर्स जो लग रहा है किसके वजह से, Q2 के वजह से, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R12, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 क्या होगा, कूलम्स लॉ हम लोगों को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का प्रोडक्ट, दैट इज Q1 इंटू Q2, इनका मोड लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाई उनका डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज R12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेक्टर है F12 है, इसका वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट कौन बताएगा, सॉरी डायरेक्शन कौन बताएगा, एक जो वेक्टर होता है, एक वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है, ठीक है। तो Q1 और Q2 जो है इनके बीच में डिस्टेंस है R12, और इसका पोजीशन वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर जो है विच विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ Q2 टू Q1, Q2 से Q1 जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, अगर R12 है इसका पोजीशन वेक्टर, तो उसका यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप, देते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर में। ये डायरेक्शन इसीलिए दिया कि जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर बता रहे हैं कि कौन से चार्ज तक हम लोग डायरेक्शन ले रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पॉइंट कर रहे हैं हम लोग। जो फोर्स है, ये जो F12 है फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरफ अगर है तो हम लोग को उसका जो यूनिट वेक्टर है वो R12 कैप से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ दे रहे हैं। तो इस फोर्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो होगा R12, या R12 जो है ये डायरेक्शन दे रहा है किसका, इस फोर्स का, क्योंकि फोर्स भी इस तरफ है F12, और जो यूनिट वेक्टर है R12 वो भी इस तरफ ही दिखा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया F12 का वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग F13 का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, अगर हम लोग F13 का वैल्यू निकालें, कुछ नहीं, बस ये जो है ये Q3 हो जाएगा, और Q1 Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया R13, तो ये हो गया आपका R13 होल स्क्वायर। और इसका जो पोजीशन वेक्टर बता रहा है ये कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, इसका जो यूनिट वेक्टर है, सॉरी, वो यूनिट वेक्टर होगा R13 कैप, ऐसा यूनिट वेक्टर जो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स Q3 से Q1 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा R13, ठीक है। और F14 अगर निकालें हम लोग, F14 मतलब फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q4, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, Q1 के साथ Q4 का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड Q4, Q1 और Q4 के बीच में डिस्टेंस कितना, R14 का स्क्वायर, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ये होगा यूनिट वेक्टर विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q4 टू Q1, इसको हम लोग R14 कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा R14, ठीक है। तो इन तीनों का वेक्टर सम निकालेंगे हम लोग। तो फाइनली एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, इन तीनों का वैल्यू अगर आपने लिख लिया हो, नेट फोर्स ऑन Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F12 प्लस F13 प्लस F14, इन तीनों का सम, जिनका वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिला, F12 का वैल्यू क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर, और
ये यूनिट वेक्टर, ये ठीक है। प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा आपका F13। F13 का वैल्यू क्या है, ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का स्क्वायर और उसका यूनिट वेक्टर जो F13 का डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या आएगा, प्लस F14 का वैल्यू, ठीक है। F14 का वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q4 डिवाइडेड बाय R14 स्क्वायर और R14 यूनिट वेक्टर, ठीक है। इन तीनों का सम आ जाएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। ये है पोजीशन आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेक्टर सम बोला है, ठीक है, तो क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर सॉल्व एन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। समझ लीजिए यहाँ पे है 2 कूलम चार्ज, डिस्टेंस है AB के बीच में 1 और BC के बीच में 1 मीटर। यहाँ पे A पे है 2 कूलम चार्ज, B पे है 3 कूलम चार्ज और C पे है 4 कूलम चार्ज, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस हो गया, 3 चार्जेस। अभी क्वेश्चन पे ये बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 कूलम। ये जो 3 कूलम चार्ज है इस पे हम लोग को नेट फोर्स निकालो, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें कि 3 कॉलम पे चार्जेस बाकी और चार्जेस की वजह से कितना फोर्सेस लग रहा है 3 कॉलम चार्ज पे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 3 कॉलम है कहाँ पे है, बी पे है। सो पहले तो तीनों पॉजिटिव हैं। सो एक तो 4 कॉलम की वजह से एक 4 कॉलम चार्ज की वजह से ये जो 3 कॉलम चार्ज है ये एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, दोनों। अगर इन दोनों को पहले कंसिडर करें कि 3 कॉलम जो चार्ज है, 3 कॉलम पे आपका फोर्स जो लग रहा है 4 कॉलम चार्ज की वजह से वो इस तरफ लगेगा, इस तरफ, देखिए 3 कॉलम तो पॉजिटिव है, 4 कॉलम भी पॉजिटिव है, तो 3 कॉलम रिपेल करेगा इस तरफ, 4 कॉलम रिपेल करेगा उस तरफ। हम लोग को निकालना है 3 कॉलम पे फोर्स, ठीक है। तो पहले 4 कॉलम की वजह से फोर्स एक है इस तरफ लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फोर्स ऑन 3 कॉलम ड्यू टू 4 कॉलम, है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, बी पे है ना 3 कॉलम, सो फोर्स एट बी ड्यू टू, इसके वजह से सी पे है ड्यू टू सी, ऐसे देते हैं। सो एफ बी सी इस तरफ है, ठीक है। तो 3 कॉलम पे इसके वजह से फोर्स हो गया इस तरफ। अभी ये हो गया ख़त्म, इसका हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि जब हम लोग एक चार्ज के वजह से उसका फोर्स निकालेंगे तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ये चार्ज जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसको अलग कर लेंगे। इन दोनों को अलग कर लिया, इन दोनों को एज ए सिस्टम मान के हम लोगों ने फोर्स निकाला, तो इस टाइम इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोगों ने वो कर लिया, एज्यूम कर लिया कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है उस पर, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, इन दोनों को कंसिडर कर, इस चार्ज पे इसके वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, दोनों पॉजिटिव है, इस तरफ भागेगा इस तरफ भागेगा। सपोज इस तरफ का जो फोर्स है उसको हम लोग देते हैं, नोटेशन देते हैं, फोर्स एट 3 कॉलम चार्ज ड्यू टू 2 कॉलम चार्ज। इस चार्ज पे फोर्स इस चार्ज की वजह से, सो ये बी पे है, सो फोर्स एट बी ड्यू टू इस चार्ज की वजह से जो ए पे है ड्यू टू ए। सो 3 कॉलम पे कितने कितने फोर्स हो गए, एक हो गया एफ बी सी जो इस तरफ है, और हो गया एक हो गया एफ बी ए जो इस तरफ है। तो हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 कॉलम,
ठीक है। 3 कॉलम पे कितने चार्ज लग रहे हैं? 2 चार्ज, एक उस तरफ एक इस तरफ। हम लोगों को क्या पता है, अगर हम लोगों के पास 2 वेक्टर है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका नेट कैसे निकालते हैं? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, अपोजिट में है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स क्या होता है कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, जो एफ बी सी था इसका, और एफ बी ए, इन दोनों का क्या सम? वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर सम, वेक्टर क्या देता है? मैग्नीट्यूड भी देता है, डायरेक्शन भी देता है। तो एफ बी सी का जो डायरेक्शन है वो क्या है? इस तरफ है, और एफ बी ए का जो डायरेक्शन है वो उस तरफ है। सो दोनों ऑपोजिट है। तो दोनों अगर ऑपोजिट है तो हम लोग अगर एफ बी ए को बड़ा वाला फोर्स मानते हैं, क्योंकि इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एफ बी ए का, ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। एफ बी ए का जो वैल्यू है वो कितना होगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ एफ बी ए का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एफ बी ए जो फोर्स है कौन से चार्जेस के बीच में है? 4 कॉलम और 3 कॉलम। सो Q1 इंटू Q2 मतलब 4 कॉलम इंटू 3 कॉलम, 4 3 से 12 डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस है जो उसका स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर तो यूनिट वेक्टर नहीं दिखा सकते, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम लोग उसको वहाँ से देंगे। यूनिट वेक्टर से हम लोगों को क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है, वो तो ऐसे ही मिल रहा है कि उस तरफ जा रहा है वो, है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा, समझ लीजिए इसका वैल्यू जो है हम लोग के ले लेते हैं, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन का जगह के ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 स्क्वायर का तो 1 हो जाएगा, ये आ गया 12 की, ठीक है। और जो एफ बी सी है, एफ बी सी को हम लोग कैसे निकालेंगे? एफ बी सी कौन सा फोर्स है? एफ बी सी वो फोर्स है जो सॉरी एफ बी ए जो है हम लोगों ने गलत लिखा है एक्चुअली। एफ बी ए जो है फोर्स, ये फोर्स कौन से चार्जेस के बीच में है? बी और ए ना, 3 कॉलम और 2 कॉलम के बीच में, ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स। तो उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसको हम लोगों ने के ले लिया, तो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट दैट इज Q1 Q2 हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे, दोनों चार्ज क्या, एक थे 3 कॉलम और एक है 2 कॉलम। सो 3 2 ज़र 6 कॉलम डिवाइडेड बाई उनका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो यहाँ से क्या है? 6 के आगे, ये आ गया एफ बी ए का वैल्यू। एफ बी सी का वैल्यू क्या है? बी सी मतलब ये और ये जो 2 पॉइंट है, इन पे जो चार्ज है 3 कॉलम 4 कॉलम, इन दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स हम लोग कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो के ले लिया हम लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 3 कॉलम एंड 4 कॉलम गिव्स अस 12 कॉलम, और जो उसका डिस्टेंस है 1 मीटर, उसका स्क्वायर। दिस इज गिविंग अस 12 के। सो एफ बी सी का वैल्यू क्या है? बड़ा आ रहा है, एफ बी ए का छोटा आ रहा है, और दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर सम के हिसाब से दोनों में ऐड कर दिया, बट ऐड तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है, तो एक से एक को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा वाला लेते हैं पहले, बड़ा वाला कौन सा था? एफ बी सी। तो इसका जब वैल्यू लिखेंगे, है ना, एफ बी सी माइनस क्या आएगा? एफ बी। माइनस क्यों दिया? क्योंकि एफ बी सी से एफ बी ए ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें हम लोगों का? क्या है? नेट फोर्स एफ बी सी माइनस एफ बी, ये है ना। सो एफ बी सी का वैल्यू हो गया 12 के, माइनस इसका वैल्यू है 6 के। सो 6 के न्यूटन। के का वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁻⁹, उसका वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 कॉलम ड्यू टू 4 कॉलम एंड 2 कॉलम कितना है? नेट फोर्स 6 के न्यूटन, ठीक है। मान लीजिए अगर ये दोनों फोर्स जो है एफ बी सी और एफ बी ए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता तो क्या होता? दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, 12 + 6 18 होता, क्योंकि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होता है उनका नेट कैसे निकालते हैं हम लोग? उन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम और एक करते हैं हम लोग, जहाँ पे थोड़ा वेक्टर एडिशन का हम लोग थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सपोज वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सपोज इस पॉइंट पे चार्ज है Q, इस पॉइंट पे चार्ज है, सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। ये जो वर्टेक्स है तीनों ट्रायंगल के चार्जेस है Q,
बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। अभी हम लोगों को क्वेश्चन में बोला वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालना है ऑन चार्ज। कौन से चार्ज पे? यहाँ पे तो 3 चार्ज दिए हुए। सपोज क्यू, कौन सा क्यू? सी वाले पे, एट सी। ये सी पे जो क्यू है, ये वाला चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है हम लोग। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? अभी पहले ये देखते कि जो चार्ज है क्यू सी पे, ये कितना टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है दूसरे चार्जेस की वजह से। एक तो ये चार्ज है, इसके वजह से एक रिपल्सिव फोर्स होगा, तीनों पॉजिटिव चार्ज है क्यू। इसके वजह से एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा और इसके वजह से एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। तो टोटल 2 फोर्सेस हो गया। तो उन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, करने से नेट फोर्स आ जाएगा ऑन द चार्ज क्यू एट सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं इस चार्ज की वजह से क्यू एट ए। ठीक है, ए चार्ज की वजह से, ए पे जो क्यू चार्ज है इसके वजह से ये चार्ज इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लाएगा इस तरफ, है ना, क्योंकि ये तो इस तरफ भागेगा। दोनों रिपल्सिव फोर्स, पॉजिटिव चार्जेस दोनों दूसरी तरफ भागेंगे। तो सपोज ये है फोर्स एट, कहाँ पे है? सी। सी पे जो चार्ज है उस पर क्यू जो चार्ज है उस पर फोर्स ड्यू टू किसके वजह से? इस चार्ज की वजह से जो ए पे है। तो एफ सी ए कर देते हैं। ठीक है, एक तो एक हो गया, इसके वजह से ये हो गया। अभी इस चार्ज की वजह से ये चार्ज और एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा जो इस तरफ दिखाएगा, है ना, जो है फोर्स। ठीक है, किस पे लग रहा है? इस चार्ज पे क्यू जो है सी पे। कौन से चार्ज की वजह से? क्यू एट बी। सो एफ एट सी ड्यू टू बी। ये हो गया दोनों फोर्सेस। अभी इन दोनों का वेक्टर सम कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं कि एफ सी बी प्लस एफ सी ए कर लिया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लोग फोर्स कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग वेक्टर सम कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसको कैसे करेंगे? जैसे मैंने इसको पहले ही बोला था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो तीनों जो एंगल है तीनों है 60 डिग्री। ठीक है, तीनों अगर 60 डिग्री है तो हम लोग अगर इस पॉइंट पे ये अगर 60 डिग्री है तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो फोर्स एक इसके वजह से है और एक फोर्स इसके वजह से, इनके बीच में भी एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, एफ सी बी और एफ सी ए, इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है? रिजल्टेंट या नेट फोर्स निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली एफ सी बी प्लस एफ सी ए तो ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐड कब करते हैं? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। और माइनस कब करते हैं? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे तो दोनों इंक्लाइन किया हुआ है, कितने में? 60 डिग्री में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसका काम हो गया कि हम लोग को फोर्स मिल गया। इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं फिर से। यहाँ पे सी पॉइंट था, सी पॉइंट से एक फोर्स हो गया एफ सी बी इस तरफ, और एक फोर्स हो गया एफ सी ए इस तरफ, और बीच में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग को रिजल्टेंट निकालना। हम लोग को पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे निकालते हैं हम लोग? उन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन से हम लोग क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और ये जो होगा, जो यहाँ से इसके डायगोनली पास होगा, ये होगा इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। सपोज ये हो गया एफ आर। तो एफ आर वही फोर्स होगा जो हम लोग को चाहिए, नेट फोर्स, है ना, किसका किसका? एफ सी ए और एफ सी बी का। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग को पता है अगर हम लोग के पास 2 फोर्सेस है जो किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड है और उसको रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसको कैसे निकालते हैं? एफ आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2f सी ए एफ सी बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 फोर्सेस। यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ सी और एफ सी बी का वैल्यू निकालें
सो लेट्स फाइंड आउट एफ सी ए जो पहले निकाले अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। सी पे चार्ज था क्यू, ए पे भी चार्ज था क्यू। सो पहले तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आएगा जिसको हम लोग के ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। बाकी दो चार्जेस का प्रोडक्ट, सी पे चार्ज था क्यू, ए पे भी था क्यू। सो दोनों का प्रोडक्ट हो गया क्यू स्क्वायर, और उनका जो डिस्टेंस था सी और ए पॉइंट के बीच में जो हम लोगों ने बनाया था, डिस्टेंस तीनों के बीच में क्या था, इसको नहीं बना था, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा बनाया था, ये ए था, ये बी था, ये सी था। डिस्टेंस था ए तीनों में, है ना। सो उस डिस्टेंस का हम लोग को स्क्वायर चाहिए। सो सी और ए के बीच में स्क्वायर था, डिस्टेंस था ए, उसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। सो हो गया क्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया एफ सी ए का वैल्यू, ठीक है। सी ए का हो गया। अब सी वी का निकालें। सी पे क्या था चार्ज क्यू, बी पे भी क्या था क्यू था। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या आएगा अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ 1/4 पे एप्सिलॉन, जिसको हम लोग के ले लेते हैं। बाकी चार्जेस क्या था क्यू और क्यू, सो उसका हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन उसका जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर ए। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। दिस इज क्यू, दिस इज ए, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों में वैल्यू सेम आ रहा है ना। जब सेम आ रहा है तो इन दोनों को मिला के हम लोग एक ही वैल्यू लेते हैं। सपोज एफ ले लेते हैं सीधा, एफ सी बी और एफ सी ए दोनों का वैल्यू क्या ले लेते हैं एफ। तो उसको एफ लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बिठाइए एफ सी ए का वैल्यू क्या आएगा, एफ आएगा। सो एफ स्क्वायर प्लस एफ सी बी का भी वैल्यू एफ, सो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ सी ए का वैल्यू एफ, एफ सी बी का भी वैल्यू एफ, एफ इंटू कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर लिखे तो क्या होगा, एफ आर का वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गया 2f स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर। सो 2f स्क्वायर और कॉस 60, 2f स्क्वायर और कॉस 60 हो गया 1/2। सो 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आया 2f स्क्वायर और इधर f स्क्वायर, सो 3f स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स इज √3f न्यूटन। सो इसका वैल्यू आ गया √3f न्यूटन। f का वैल्यू क्या था हम लोगों ने निकाला था √3, f का वैल्यू था k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना न्यूटन। तो ये वही फोर्स है जो फोर्स सी पे जो चार्ज था उस पर लग रहा है, किसके वजह से, वो ए और बी में जो दो चार्जेस थे उन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है सी पे, मतलब जो चार्ज था क्यू उस पर इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो इसमें और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप एनसीईआरटी बुक देखिए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा इसका नेक्स्ट में, उस पर हम लोग शायद इससे रिलेटेड और एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्रोसीड करेंगे जो आपका होगा ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये मैं सिलेबस वाइज जा रहा हूँ, मतलब जो एनसीईआरटी का बुक है उसके हिसाब से जा रहा हूँ, ताकि कोई बीच में कोई चीज़ मतलब छूट ना जाए। स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट चैप्टर से, तो बीच में जितने सारे चीज़ें हम लोग कवर करके जाएंगे। तो आप लोग ये सब प्रैक्टिस कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। थैंक यू।